वो आदमी जो कभी द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था, आज अच्छे दिनों की तलाश में देश छोड़ के चला गया। 9,000 करोड़ का स्कैम करने के बाद विजय माल्या देश के लगभग हर बैंक और जुडिशरी का मेन टारगेट बन चुका है। एक टाइम पे इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट लोगों में से एक, और अब एक भगोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। विजय माल्या वाज बोर्न इन 1955। उनके फादर विट्ठल माल्या एक इंडियन एंटरप्रेन्योर थे जो 23 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवराइज ग्रुप के डायरेक्टर बन गए थे। अपने पिता के सडन डैमेज के बाद विजय माल्या यूवी ग्रुप का चेयरमैन बना। वो हमेशा से अपने पॉश लाइफस्टाइल के लिए जाना गया, जिसका प्रूफ उसकी लेवाइस पार्टीज थी, जिसमें कई जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन्स, बॉलीवुड स्टार्स और मॉडल्स आया करते थे। इंडिया का लिक्वर टाइकून होने के साथ ही उसके पास अपना खुद का याक, प्राइवेट जेट और 250 रेयर कार्स का कलेक्शन था। भले विजय माल्या की रिपुटेशन द प्ले बॉय ऑफ ईस्ट वाली थी, लेकिन एक अलग ही स्टोरी बयां करते हैं। 1983 में 28 इयर्स की एज में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद एवरेज कंपनी को 60 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में बदल दिया। उसने सारी कंपनीज को एक अम्ब्रेला ग्रुप के अंडर लाने का डिसीजन लिया, जिसका नाम था यूबी ग्रुप। उन्होंने 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था और इंडिया में टोटल बियर मैन्युफैक्चरिंग का 60% हिस्सा कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन सिर्फ अल्कोहलिक बिवरेजेस में कंपनी की सक्सेस से विजय माल्या रुकने वाला नहीं था। 1988 में उसने बर्जर पेंट्स, बेस्ट और क्रॉम्पटन जैसी कंपनीज को एक्वायर किया। 1990s में मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और 2001 में द एशियन एज न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन काइन ब्लिट्ज को भी खरीदा। वो अपनी रीच को स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भी ले गया। 1996 में वो इंडिया का फर्स्ट बिजनेस टाइकून बना, जिसने एक क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज वो टीम थी जिसे किंगफिशर के थ्रू स्पॉन्सर किया गया। यहाँ तक कि विजय माल्या की कंपनीज ने कई स्पोर्ट्स टीम्स की भी ओनरशिप ली, जैसे आईपीएल टीम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इतनी सारी कंपनी सक्सेसफुली चलाने के बाद भी विजय माल्या को सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस के फेल्योर और उसके बाद हुए तमाशे से याद रखा जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस से विजय माल्या का मेन विजन था एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस इंट्रोड्यूस करना इंडिया में। उसने लॉन्च से पहले अपनी कोर टीम से ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नहीं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस करने जा रहे हैं। 2005 में लॉन्च के बाद किंगफिशर एयरलाइंस 5 स्टार एयर ट्रेवल एक्सपीरियंस बन गया लोगों के लिए। ये पॉसिबल हुआ न्यूली अपॉइंटेड प्लेन्स, प्रेटी अटेंडेंट्स, अच्छा खाना और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इस डोमेस्टिक एयरलाइन में फर्स्ट क्लास भी था। और तो और डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंडिया में लिक्वर सर्व करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन किंगफिशर में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को फ्री लिक्वर प्रोवाइड किया जाता था। इसकी वजह से बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए किंगफिशर फर्स्ट चॉइस हुआ करता था। लेकिन माल्या सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज में किंगफिशर को उड़ाने से संतुष्ट नहीं था। उसने एयरलाइंस को ग्लोबली एक्सपेंड करने की प्लानिंग की। इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग वो एयरलाइंस जो केवल 5 साल से एग्जिस्टेंस में है, उन्हें ओवरएज रूट्स पे फ्लाई करने की परमिशन नहीं होती। माल्या ने एग्जिस्टिंग एयरलाइंस को एक्वायर करके इस लॉ को बाईपास करने का सोचा। उसने 2006 में एयर सहारा पे बिड किया, लेकिन जेट एयरवेज से हार गया। बाद में एयर डेक्कन खरीदने में सक्सेसफुल हुआ। 2008 में किंगफिशर को फाइनली इंटरनेशनल रूट्स पे ऑपरेट करने की परमिशन मिली और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलोर से लंदन की थी। 2008 तक किंगफिशर एयरलाइंस 10.9 मिलियन पैसेंजर्स को ले जा रही थी। 77 एयरक्राफ्ट के साथ 412 डोमेस्टिक फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करते हुए 2009 में किंगफिशर एयरलाइंस इंडियन मार्केट का लीडर बन चुका था विद अ मार्केट शेयर ऑफ 22.9%। इतनी सक्सेस के बावजूद किंगफिशर स्टार्टिंग से ही लॉस इनक्योर कर रहा था। फ्यूल प्राइसेस और कंट्री वाइज रेगुलेशंस ने एविएशन इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री बना दिया था। किंगफिशर भी 2008 के रिसेशन के बाद इन सब प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गया था। मार्च 2008 में किंगफिशर के डेप्ट 934 करोड़ था। रिसेशन के क्रूड ऑयल के प्राइसेस $140 पर बैरल तक बढ़ गए थे। ये 2005-2010 के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना इंक्रीज था। इंडियन एयरलाइंस को गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया गया टैक्सेस और लेवीज की वजह से काफी भारी नुकसान हुआ। 2008 के एंड तक
किंगफिशर के डेप्ट अमाउंट 665 करोड़ से इंक्रीज हो गया था और 2010 के बाद एयरलाइन मार्केट शेयर कैप्चर करने में असफल रही। साल 2011 में एयरलाइन ने पहली बार कैश फ्लो इश्यूज डिक्लेयर किए। लॉस इंक्यूरिंग बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए माल्या ने डिस्परेट होकर बैंक से लगातार लोन्स लिए। बैंकर्स ऑप्टिमिस्टिक थे क्योंकि माल्या खुद एयरलाइंस की सिचुएशन को बदलने के लिए होपफुल था। वो अलग बात है कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री अंधेरे में डूबी हुई थी। किंगफिशर से जुड़े डेप्ट की अमाउंट 7,000 करोड़ थी, जो कि 17 अलग अलग बैंक से ली गई थी। इनमें से ज्यादातर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक थे। बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस स्टेशनरी, बोर्डिंग पास, प्रिंटर्स और फोल्डिंग चेयर्स को कोलेटरल रख के माल्या को 300 करोड़ का लोन दिया। बैंक्स का ऐसा करंट एसेट्स पे लोन प्रोवाइड करने के डिसीजन ने बैंकर्स की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल बनाया। एसबीआई ने किंगफिशर के ट्रेडमार्क और गुडविल को कोलेटरल रख के 1600 करोड़ का लोन दिया था। इन ट्रेडमार्क्स की वैल्यू 4000 करोड़ से ज्यादा थी 2009 में, लेकिन बाद में सिर्फ 6 करोड़ ही रह गई था। बैंकिंग इंडस्ट्री में पैनिक बढ़ाने लगा, स्पेशली स्टेट रन बैंक्स में, क्योंकि उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देने कि क्यों माल्या को 2010 में और लोन दिया गया एंड किंगफिशर के डेप्ट को इक्विटी में चेंज किया गया एट अ ह्यूज प्रीमियम। फाइनली 2012 में एसबीआई और बाकी बैंक्स ने किंगफिशर एयरलाइंस को एनपीए डिक्लेयर कर दिया। किंगफिशर के लोन्स का मेजॉरिटी बर्डन गवर्नमेंट बैंक्स पर था। इन सभी बैंक में से आईसीआईसीआई बैंक सबसे स्मार्ट निकला, जिसने मिड 2012 में कोलकाता की श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एलटीडी को अपना पूरा 430 करोड़ का लोन एक्सपोजर बेचने में कामयाब रहा। इस पूरी कहानी में सरकारी बैंक असली बकरा बना। किंगफिशर अपने एम्प्लॉयज को 15 मंथ्स की सैलरी नहीं दे पाया था। इस वजह से सारे पायलट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए किंगफिशर छोड़ के चले गए। फाइनली 2012 में ग्राउंडिंग और लाइसेंस कैंसिलेशन से किंगफिशर एयरलाइंस की जर्नी फुल स्टॉप लगा। ऐसा माना जाता है कि माल्या ने इन लोन्स से अपने पर्सनल एजेंडाज आगे बढ़ाए। इन एलिगेशंस का दावा है कि सेल कंपनीज की हेल्प से इन लोन्स की ओवरसीज टैक्स हेवंस में लॉन्ड्रिंग की जाती थी। माल्या ने रिसीव्ड लोन्स को सेल कंपनीज में ट्रांसफर किया, जहां ऑलरेडी डमी डायरेक्टर्स रखे गए थे इस काम के लिए। ये कंपनीज ना तो एक्टिव थी, ना ही इनका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम था। यहाँ रखे गए डायरेक्टर्स माल्या के कमांड पर काम करते थे। ये कंपनीज 7 कंट्रीज में प्लेस्ड थी, जैसे कि यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड फ्रांस। विजय माल्या के केस को पहली बार देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक अनलकी बिजनेसमैन था, लेकिन थोड़ा क्लोजली देखने पर मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने की बजाय लेविश बर्थडे पार्टी थ्रो करना और इन राइक्यू लेग्लेसियस जैसे सिंगर्स को बुलाना इस बात को जस्टिफाई करता है, जो कि तभी प्रूव हो सकती है जब माल्या इंडिया वापस आएगा। माल्या से अपने पैसे वापस निकलवाने के चांसेस बहुत कम हैं बैंक्स के। किंगफिशर ने हार्डली कोई एसेट नहीं छोड़ी है उनके लिए। बैंक्स के लिए अब एक आखिरी उम्मीद यही है कि अगर माल्या खुद उनके पैसे वापस कर दे अपने पर्सनल वेल्थ से। क्या बैंक्स और माल्या के फाइनल बैटल में ऐसा हो सकता है कि बैंक्स को उनका पैसा वापस मिल जाए? चांस कम है।